Hello everyone, welcome back to संस्कृत क्लास। स्टूडेंट्स, क्लास 6 संस्कृत में हमने सबसे पहले वर्णों के बारे में जानकारी ली थी। वर्ण में हमने वर्णों के विच्छेद, वर्ण विचार, वर्णों के प्रकार सभी को अच्छे से समझा था और जो आपको वर्कशीट सॉल्व करवाई थी आपने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हमने शुरू किया था शब्द ज्ञान। शब्द विचार चैप्टर में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द को पढ़ा था। आज हम उन्हीं शब्दों का रिवीजन करते हुए अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग को दोबारा समझते हुए, क्योंकि आपकी संस्कृत आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको दोबारा मैं उनका रिवीजन करवाते हुए किस तरह लिंग, संस्कृत में लिंग होते हैं, संस्कृत में वचन होते हैं को स्पष्ट करती हूँ। तो मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, उसमें देखकर आप ध्यान पूर्वक समझिए और लास्ट में हम एक्सरसाइज भी करेंगे। जो एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी वो आपको नोटबुक में करना है। तो आप ध्यान पूर्वक बुक में देखिए कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो हमने संस्कृत में पढ़ा था कि संस्कृत में क्या है, हिंदी में तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द में आपने समझा था कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्र है, इसके अंत छात्र, इसमें अंत में क्या है, अ, ठीक है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द छात्र है, बाल है, अध्यापक है, शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं आप देखिए जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, छात्रा, बाला, अध्यापिका। तो उपयुक्त उदाहरण छात्रा, बाला, अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसी के बाद हम पढ़ते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में हम देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न सभी शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप पत्र है, पुस्तक है, पत्रम, पुस्तकम, फलम। उपयुक्त उदाहरण पत्रम, पुस्तकम और फलम निर्जीव वस्तुएं हैं। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं होती है, अतः ये नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह हम संस्कृत में जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में क्या होता है, अ होता है, ऐसे शब्दों को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसके अंतर्गत पुल्लिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंत में, जैसे राम, छात्र, नर, अश्व आदि अनेक शब्द हैं जिनके अंत में क्या है, जिनके शब्दों के अंतिम वर्ण में वर्ण विच्छेद करके हम देख सकते हैं। जैसे हमने वर्ण विच्छेद समझा था वर्णों के विचार में। अगर हम छात्र का वर्ण विच्छेद करते हैं या नर का वर्ण विच्छेद करते हैं तो न में अ निकालेंगे, प्लस र में हलंत लगाकर अ निकालेंगे, तो वर्ण विच्छेद करने पर हम अंतिम वर्ण देखेंगे अ आ रहा है। तो ऐसे पुल्लिंग के ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में अ, ऐसे शब्दों को अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण आप देख रहे हैं, छात्र है, नर है, अश्व है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द के हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी पुल्लिंग शब्द के हैं, गज है, है, सूर्य है, मृग है, गर्दभ है, विद्यालय। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है, जिनके शब्दों के अंतिम वर्ण में अ आता है, उन शब्द को हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द आपने समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द किन्हें कहते हैं हम, इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग के, स्त्रीलिंग अभी पढ़ा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो। तो इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंत में आ हो, ऐसे शब्दों को ही
आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापिका, अब अध्यापिका का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क प्लस आ, लास्ट में आ रहा है। कन्या का य प्लस आ, कन्या। अजा में ज प्लस आ। तो जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में आ शब्द प्रयुक्त हुआ है वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका, कन्या, अजा। उपयुक्त उदाहरणों में अध्यापिका, कन्या, अजा अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण में का या जा में आ प्रयुक्त हुआ है, अतः ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आपको आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग समझ में आ गया। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। चटका, कोकिला, शिक्षिका, नासिका, पाठशाला, ध्वजा, सेविका, मूषिका और लताहा। तो अब हम पढ़ते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द में क्या आते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ हो और उन्हें नपुंसकलिंग के अंतर्गत माना गया हो, जैसे वह निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भिन्न होते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में नेत्रम, मुखम और रजतम शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतिम वर्ण में अ प्रयुक्त हुआ है। निर्जीव वस्तुएं ही नहीं, उपयुक्त उदाहरणों में नेत्रम, रजतम, इनको किसके श्रेणी के अंतर्गत रखा है हमने? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भिन्न श्रेणी के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो नेत्रम, मुखम और रजतम शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं और इनके अंतिम वर्ण में अ प्रयुक्त है, अतः ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी हम देख सकते हैं। रूप्यकम, ताम्रम, लोहम, कंदुकम, क्रीडनकम, पुस्तकम, घटः, दीपक है, पत्रम, नारिकेलम, चक्रम इत्यादि। इन शब्दों को हम किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो आपने समझा अभी अभी कि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो उनको हमने किसमें किया है? अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और आकारांत नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत समझा। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत में। इसी तरह संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, ठीक है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? एक वचन में केवल एक ही का बोध होता है, द्विवचन में 2 का बोध होता है और बहुवचन में 2 से अधिक का बोध होता है। जिस तरह आप यहाँ देखिए, एक वचन में जहां केवल एक ही का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। वानर है, यहाँ एक ही बंदर है। पत्रम, एक ही पत्ता है। बाल है, एक बालक है। तो उपयुक्त उदाहरणों से केवल एक का ही पता चल रहा है, अतः ये क्या है? एक वचन है। और द्विवचन, जहां 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे वानरो, यहाँ एक की जगह 2 बंदर हो गए तो वानरो। एक पत्ते की जगह 2 पत्ते, पत्रे। और बालह की जगह 2 बालक, तो 2 बालो। तो उपयुक्त उदाहरणों में केवल 2 का बोध हो रहा है, अतः ये क्या कहलाते हैं? द्विवचन के अंतर्गत आते हैं। बहुवचन में जहां 2 से अधिक का बोध हो, वे सब 2 से अधिक कितनी भी संख्या हो, 3, 4, 5, 6, तो वह सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। वानराहा, यहाँ 4 बंदर दिख रहे हैं। पत्राणी, 4 पत्ते दिख रहे हैं। बालाहा, तो इस तरह उपयुक्त उदाहरणों में 2 से अधिक का पता चल रहा है, अतः यह किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? यह बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। एक वचन में नर है, द्विवचन में नरो और बहुवचन में नराहा। एक वचन में अश्व है, द्विवचन में अश्वो और बहुवचन में अश्वाहा। एक वचन में छात्र है, द्विवचन में छात्रो और बहुवचन में छात्राहा। एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताहा शब्द आते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी यही चैप्टर पढ़ा था।
अकारांत शब्द विचार के बारे में हमने समझा था। तो आपको इसमें याद रखना है कि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा याद रखनी है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इसके बाद आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत किन शब्दों को रखा गया है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत किन शब्दों को रखा गया है और अकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत किन शब्दों को रखा गया है, ये याद रखने हैं। इसी तरह संस्कृत में वचन भी आपको याद रखने हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में जहां केवल एक ही का बोध होता है वह एक वचन कहलाते हैं। द्विवचन में एक दो का बोध होता है और बहुवचन में 2 से अधिक का बोध होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपको, जैसे संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द के 2 उदाहरण दो, या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के 2 उदाहरण दो। तो इस तरह हम एक्सरसाइज करके देख लेते हैं कि किस तरह हमारे क्वेश्चन कंप्लीट बनते हैं। तो यहाँ शब्दार्थ दे रखे हैं। अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा होता है। गजय यानी क्या होता है? हाथी होता है। मूषिका यानी चूहिया होती है। शुक है यानी तोता होता है। तो आप इनको भी एक बार प्रैक्टिस में कर सकते हैं कि संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं, हाथी को गजय कहते हैं, चूहिया को मूषिका कहते हैं, तोता को शुकह कहते हैं, हिरण को मृगह कहते हैं, बकरी अजय यानी बकरी, लेखनी कलम, कंदुकम गेंद, नेत्रम आंख, कमलम कमल, उपवनम बगीचा, नासिका नाक। इसी तरह वानरो, यहाँ पर वानर ना होकर वानरो है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? 2 बंदर, एक नहीं है 2 हैं, 2 बंदर। और वानरा होता तो अनेक बंदर। नर है मनुष्य, पिक है कोयल, गर्दभ है गधा, चटका चिड़िया, पत्रम चिट्ठी, क्रीडनकम खिलौना, मुखम चेहरा, ताम्रम तामा, नारिकेलम नारियल, समाचार पत्रम अखबार और कोकिला यानी कोयल। तो इस तरह आप इन शब्दों को याद करेंगे, इन शब्दों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संस्कृत में किसका क्या, संस्कृत से हिंदी अर्थ आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। संस्कृत से हिंदी में घोड़े को अश्व कहते हैं और ये आपको हमेशा याद रहेंगे। तो संस्कृत के जो आप सेंटेंस बनाओगे वह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अभी ही आप क्या है, शब्दार्थ अभी याद करते रहेंगे तो आपको बाद में संस्कृत ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप ये हिंदी के शब्दों को संस्कृत में ट्रांसलेट करके याद रखने का प्रयास करें। ठीक है, और इसी तरह आप एक टेबल भी बना सकते हैं। आप टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो तीनों के अंतर्गत आप 5-5 शब्द अपने मन से लिखिए। ठीक है, एक रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिए, 5-5 शब्द आप उसमें टेबल में लिखिए। मैं जब भी नेक्स्ट क्लास होगी या जब भी हमारी ऑनलाइन सेशन जूम क्लासेस होगी, मैं आपका वर्क देखूंगी कि आपने कितनी प्रैक्टिस करके इनको समझा है। 5-5 शब्द आप लिखें, अभ्यास करें तो आपको समझ में आ जाएगा और शब्दार्थ को आप क्या करेंगे? याद करेंगे। इसके बाद हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। उसमें हमें अभ्यास कार्य से हमें पता चल जाएगा किस टाइप्स के हमारे संस्कृत में क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो यहाँ संस्कृत से हिंदी जो शब्दार्थ आपको दे रखे हैं वो आप अच्छे से याद कीजिए। अब यहाँ पर मौखिक शुद्ध उच्चारणम कुरुते, संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व है। तो आप शब्दों का क्या है, उच्चारण करके देखिए। जैसे छात्र हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है संस्कृत में, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे छात्र है। विसर्ग का उच्चारण है की भांति किया जाता है। जहां भी शब्द के आगे विसर्ग लगा जाता है तो हम उसका उच्चारण ऐसे करते हैं, छात्र है, गज है, घट है, विडाल है, अश्व है, चंद्र है, गायक है, बालिका, पिका और नर है। तो इस तरह आप जिस तरह मैंने उच्चारण किया है आप उच्चारण करके इनका अभ्यास कीजिए। इसके बाद सोचकर बताइए।
ये ओरल क्वेश्चन आपके अभी अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, उसी के रिगार्डिंग छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो आप इनका उत्तर दीजिए। संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार है, नाम बताइए। तो उत्तर लिखेंगे संस्कृत में, अभी सिर्फ मैं आपको याद करवा रही हूँ, जो भी अभ्यास कार्य होगा वो मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगी। तो अभी आप सिर्फ समझिए संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार होते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अकारांत पुल्लिंग के कोई 2 उदाहरण बताइए। अकारांत पुल्लिंग शब्द के कोई भी 2 उदाहरण मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पर यहाँ से डिफरेंट लिखना है आपको, कोई अन्य उदाहरण लिखने हैं। मैंने आपको बताया कृष्ण है और राम है। अब आप लिखिए जिनके अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, जिनके अंतिम वर्ण में क्या है, अ हो। तो आप इस तरह बहुत सारे उदाहरण है उनका, यहाँ पर आप उन 2 अलग उदाहरण को लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको, कृष्ण है और राम है। अब आकारांत स्त्रीलिंग के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो आकारांत स्त्रीलिंग के कोई से भी स्त्रीलिंग शब्द, हम राधा, सीता, जिनके अंतिम वर्ण में आ रहा है, तो यहाँ भी आप कोई 2 उदाहरण लिखेंगे। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, अभी अभी जस्ट पढ़ा है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, अब हम लिखित अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं कि संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं। वही है, संस्कृत भाषा में टिक मार्क कीजिए, 3 लिंग होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आंसर, इसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे। जब चैप्टर बुक शुरू होगी तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की ही आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, कदली फलम क्या है, कदली फलम है पुष्प, फल, पत्ता और खिलौना। अगर आपको याद रहेगा अर्थ, आप शब्दार्थ याद करेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। कदली फलम क्या है, केले को हम कदली फलम कहते हैं संस्कृत में। केला, बनाना सभी खाते हैं, तो केला होता है जो क्या है, कदली फलम है, एक फल है। तो सेकंड ऑप्शन पे टिक मार्क कीजिए, फल। मुद्रिका शब्द का द्विवचन है, तो मुद्रिका नहीं हो सकता, ये बहुवचन है। मुद्रिके, मुद्रिके क्या है, द्विवचन है, तो सेकंड पे टिक मार्क कीजिए, मुद्रिके। जंतुशाला शब्द का लिंग है, शाला आ रहा है, तो क्या होगा ये, आकारांत स्त्रीलिंग। तो जंतुशाला में हम सेकंड ऑप्शन टिक मार्क करेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग। इसी के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैचअप्स। निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो मैचअप्स करते हैं। मूषिका, अब आप याद रखेंगे मूषिका क्या है, मूषिका चुहिया है, होती है। तो मूषिका फटाफट टिक मार्क कर सकेंगे या मैचअप्स कर सकेंगे, मूषिका चुहिया। रजतम, रजतम क्या है, चांदी। शिक्षिका, शिक्षिका या अध्यापिका। पिको, अब पिको यहाँ पे क्या होगी, 2 कोयल होगी। पुस्तके, पुस्तके यहाँ पे क्या होगी, 2 पुस्तकें होगी। मुखम, मुखम यहाँ पे क्या होगा, चेहरा। ठीक है, फलानी, फलानी यानी बहुत सारे फल, ये बहुवचन के अंतर्गत आ गया, तो फलानी बहुत सारे फल। गर्दभ यानी गधा। चटके यानी क्या होएगी यहाँ पे, चटके 2 चिड़िया, चिड़िया को चटका कहा जाता है, तो चटके यानी 2 चिड़िया। और अजय यानी, अजा, अजा यानी क्या होती है, बकरियां, तो अजय यानी होगी 2 बकरियां, तो यहाँ पे 2 बकरियां। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। मैचअप्स के बाद निम्नलिखित पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दे रखे हैं ना, अगर इस आप अलग अलग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं और कौन से शब्द नपुंसकलिंग हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द में यहाँ दे रखे हैं बाला, कन्या, गायिका, बालय, कंदुकम छात्र है, मुखम, अश्वा और गृहम। तो हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत हम लेते हैं बाल है, छात्र है और अश्वाहा। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द बाला, कन्या और गायिका। स्त्रीलिंग शब्द बाला, कन्या और गायिका। नपुंसकलिंग के अंतर्गत हम लेते हैं कंदुकम, मुखम,
और गृहम, कंदुकम, मुखम और गृहम। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर उचित वचन का निशान लगाइए। अब आपको यहाँ पे बताने हैं एक वचन कौन से हैं, द्विवचन कौन से हैं और बहुवचन कौन से हैं। तो नरहर शब्द क्या है, एक वचन। अश्वो शब्द है आपका द्विवचन। गजो शब्द है आपका, गजो द्विवचन। सैनिक शब्द है आपका एक वचन और बालय शब्द है बहुवचन। रिपीट कर रही हूं मैं, नरह शब्द के कौन सा है, नरह एक वचन। अश्व शब्द है द्विवचन। गजो शब्द है द्विवचन। सैनिक शब्द है एक वचन और बालाह शब्द है एक वचन। इसके बाद तालिका पूरी करनी है हमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित तालिका पूर्यत, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो फिल करनी है ये टेबल आपको पूरी। पुस्तकम, अब पुस्तकम एक वचन है तो द्विवचन में क्या आएगा, पुस्तके, और बहुवचन में क्या आएगा, पुस्तकानी। एक वचन में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इसके बाद हम लेते हैं, यहाँ पर एक वचन में पाठशाले द्विवचन दे रखा है, तो एक वचन में पाठशाला, पाठशाले और पाठशाला, विसर्ग लगेगा बहुवचन में पाठशाला। एक वचन में हम लेंगे, यहाँ बहुवचन हमें दे रखा है नेत्राणी, तो एक वचन और द्विवचन फिल करना है। एक वचन में हम लेंगे नेत्रम, द्विवचन में लिखेंगे नेत्रे और बहुवचन में हम लिखेंगे नेत्राणी। एक वचन में नेत्रम, द्विवचन में नेत्रे और बहुवचन में नेत्राणी। एक वचन यहाँ हमें दिया हुआ है छात्र है और द्विवचन में हम लिखेंगे छात्रों और बहुवचन में हम लिखेंगे छात्राः। इसी तरह एक वचन में हमें दिया हुआ है शिक्षिका, एक वचन द्विवचन हमें दिया हुआ है शिक्षिके, तो एक वचन हम फिल करेंगे शिक्षिका और बहुवचन में शिक्षिकाः। बहुवचन में हम विसर्ग लगाएंगे। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज पूरी की। पहले मौखिक अभ्यास, मौखिक अभ्यास के जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज सोचकर बताइए, क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, लिंग के प्रकार, अकारांत पुल्लिंग शब्द के कोई दो उदाहरण, आकारांत स्त्रीलिंग के कोई दो उदाहरण और संस्कृत में वचन कितने होते हैं। एक्सरसाइज को आप नोटबुक में, इसके क्वेश्चन आंसर, चारों क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक में कीजिए। इसके बाद ये एक्सरसाइज आप यहीं से प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ ये, क्योंकि आपने शब्दार्थ तो आपने यहाँ से लर्न किए ही हैं, तो ये सिर्फ आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। मैचअप्स की भी आप यहीं से प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और प्रैक्टिस में करेंगे, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तो हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि संस्कृत में लिंग, वचन और वर्ण विचार सबके बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए आप इनको याद रखिए। तो आप यहीं से इनको याद करेंगे। सबसे पहले ये विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ये 4 क्वेश्चन आप, ऊपर के क्वेश्चन आप नोटबुक में करेंगे। सही उत्तर, विकल्पों का सही उत्तर चुनकर लिखिए, यहाँ से पढ़ेंगे। मैचअप्स भी आप यहाँ से पढ़ेंगे। देन थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, कॉपी में करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें आप टेबल बना लेंगे, पुल्लिंग शब्द लिखेंगे, उसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे और नपुंसक लिंग शब्द लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ एक्सरसाइज भी आप क्या करेंगे, नोटबुक में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर उचित वचन का निशान लगाइए। तो आपको नर के सामने उसका वचन लिखना है, अश्वों के सामने उसका वचन लिखना है, गजों के सामने उसका वचन लिखना है। तीनों ऑप्शन ना लिख के राइट आंसर आप सामने लिख देना। इसके बाद निम्नलिखित तालिका पूर्यत, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। तो ये पूरी सारणी, पूरी जो आपको टेबल दी हुई है,
ये आपको नोटबुक में बनानी है। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ नोटबुक में आपको क्या क्या करना है। नोटबुक में आपको सोचकर बताइए, मौखिक अभ्यास के सेकंड क्वेश्चन आंसर करने हैं। लिखित अभ्यास की फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं से प्रैक्टिस करनी है, सेकंड एक्सरसाइज यहीं से प्रैक्टिस करनी है, देन थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ और फिफ्थ आपको नोटबुक में करना है। तो लिखित अभ्यास का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नोटबुक में करना है और मौखिक अभ्यास का फर्स्ट। तो आपको आज वर्क मिला और वर्ण विचार और शब्द विचारों का बेसिक नॉलेज आपको मिला। वर्णों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की और शब्दों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उतना आप प्रैक्टिस सेशन में कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये वापस से दिखा देती हूँ। जितना अभ्यास करेंगे संस्कृत आपको उतनी ही अच्छी लगने लगेगी। तो शब्द ज्ञान हमने पढ़ा था, इसमें देखिए आप सबसे पहले संस्कृत के में लिंग 3 होते हैं, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। इसके बाद वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहाँ से परिभाषा याद कीजिए इनकी। इसके बाद अन्य उदाहरण शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। मौखिक अभ्यास में सेकंड एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। लिखित अभ्यास की फर्स्ट और सेकंड यहीं से प्रैक्टिस करनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको नोटबुक में करनी है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो में है, वीडियो की हेल्प से आप कर ही सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आज हिंदी और संस्कृत में वर्क मिला है, तो वर्क कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।